नगरी नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। धनीराम अपनी दोनों बड़ी बेटी उषा और पीकू से भी ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी सोना को करता था। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से बहुत सुंदर सुंदर उपहार लाया हूँ। धनीराम की आवाज सुनकर उषा और पीकू बाहर आंगन में आती हैं। अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाइए तो जरा, आप मेरे लिए मेले से क्या लेकर आए हैं? ये देखो उषा बेटी, तुम्हारे लिए मैं ये झुमके लाया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? देखो। अरे ये झुमके तो बहुत सुंदर है पिताजी, मुझे ये बहुत पसंद आए। धन्यवाद पिताजी। अरे पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? जल्दी से दिखाइए ना, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। दिखाइए ना पिताजी। अरे हाँ हाँ पीकू बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये पायल लेके आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी। हाँ, जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना पसंद है ना? आप मेरे लिए ये पायल लाए हैं? पायल सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो ये हार पसंद है। क्या मैं ये ले सकती हूँ पिताजी? ये हार तो मैं सोना बिटिया के लिए लाया हूँ, उस पर ये खूब जचेगा। ये सुनकर पीकू गुस्से से लाल हो जाती है। तभी सोना अपने कमरे में से बाहर आती है। अरे पिताजी, आप आ गए। मेरे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। अरे सोना बिटिया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से क्या लाया हूँ। ये देखो, ये हार मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम पर ये बहुत सुंदर लगेगा। सोना हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये सच में कितना सुंदर है पिताजी, मैं इसे अपनी सहेली रिंकी के जन्मदिन में पहन कर जाऊंगी। आप मुझे लेकर चलेंगे ना पिताजी, रिंकी के जन्मदिन पर? नहीं सोना बिटिया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझे जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ चली जाना। इसके बाद सोना वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और धनीराम भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़ी उषा और पीकू ये सब बातें सुन रही होती हैं। तभी पीकू उषा से, देखा उषा दीदी, उस चालाक सोना को कैसे पिताजी ने सबसे सुंदर हार दे दिया। अब वो सोना और सुंदर हार पहनकर हमें रोज दिलाएगी। हाँ सही कह रही हो तुम, इस सोना ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है। पिताजी हम दोनों से भी ज्यादा इस सोना से प्यार करते हैं। पीकू अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह सोना बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है और वो हार भी, जो सोना के गले में बहुत चमकदार और सुंदर लग रहा होता है, जिसे देखकर दोनों बहनों को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद तीनों बहनें रिंकी के घर जाने लगती हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद, मुझे लगता है हमें जंगल के रास्ते से चलना चाहिए, इससे हम रिंकी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। लेकिन वो जंगल तो काफी डरावना है, वहाँ से चलना क्या सही होगा? गांव के लोग उस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। देखो, जंगल कोई डरावना नहीं है, गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त के जन्मदिन पर जाना है या नहीं? चुपचाप चलो, समझी तुम? पीकू की ये बात सुनकर सोना उदास हो जाती है और उषा पीकू के साथ जंगल की ओर चलने लगती है। जंगल में आते ही, अरे मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, प्यास के मारे मुझसे और चला नहीं जाएगा। मैं पास वाली नदी से पानी पीकर आती हूँ, तुम दोनों यहीं खड़ी रहना। ये कहने के बाद उषा वहाँ से चली जाती है। काफी देर बाद जब उषा वापस नहीं आती, तब अरे ये उषा दीदी कहाँ रह गई हैं? मैं उन्हें देख कर आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना, समझी? कहीं जाना मत यहाँ से। लेकिन दीदी, मुझे इस जंगल में वैसे ही काफी डर लग रहा है, आप मत जाइए। मैं उषा दीदी को देखने जा रही हूँ, न जाने वो कहाँ रह गई है। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहना, मैं उषा दीदी को लेकर अभी आती हूँ। ये बोलकर पीकू वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोना जंगल में खड़ी बहुत डर रही होती है। सोना को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन उसकी दोनों बहनें वापस नहीं आती। जब रात तक भी उसकी बहनें नहीं आती तो सोना रोने लगती है कि
कि तभी सोना को जंगल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद सोना देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया जिसकी आंखें लाल होती हैं, उसने काले रंग की साड़ी पहनी होती है। वो सोना की तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज कितने दिन बाद मैं किसी इंसान का मांस खाऊंगी। ये सुनकर सोना डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वो डरावनी बुढ़िया उसके पीछे भाग गई होती है। सोना भाग ही रही होती है, तभी उसे जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने पर चमकता हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। सोना उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर पेड़ होते हैं और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा और विशाल चमचमाता हुआ एक पेड़ होता है, जिसके ऊपर बहुत सुंदर तितलियां बैठी होती हैं। उस पर रंग बिरंगे फल लगे होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी होती है। सोना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये कहाँ आ गई मैं? इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सोना नदी के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सोना को प्यास लगती है और जैसे ही वो उस नदी से पानी पीती है, तभी सोना को एक आवाज आती है। जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है सोना। सोना ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। फिर आवाज आती है, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है सोना। कौन है? यहाँ सामने आओ। कौन पुकार रहा है मुझे? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ सोना। मेरा नाम जादुई पेड़ है। इस जादुई पेड़ की नगरी में कोई नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। उस विशाल पेड़ की तरफ देखते हुए, ओह, तो ये तुम हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? तुम बहुत सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो जादुई पेड़? मैं यहाँ से अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे सब पता है सोना। तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात हो गई होगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती है। और सोना रोने लगती है। चुप हो जाओ सोना, तुम यहाँ सुरक्षित हो। हे सुंदर पेड़, क्या मैं कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? नहीं सोना, तुम जरूर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान मेरी इस नदी का पानी पिएगा, तो वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा, और जब तक वो नहीं आ जाता, तुम्हें इसी जंगल में रहना होगा। कुछ देर बाद, हे विशाल पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है। सोना, मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो और आंख बंद करके जो भी तुम मांगोगी वही तुम्हारे सामने आ जाएगा। सोना ऐसा ही करती है कि तभी उसके सामने खाने की तरह तरह के मजेदार पकवान आ जाते हैं। जब भी सोना को भूख लगती, सोना ऐसा ही करती। ऐसे जंगल में ही सोना को बहुत दिन बीत जाते हैं। सोना रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि कब कोई आएगा और उसे उसके घर लेकर जाएगा। एक दिन सोना उस विशाल पेड़ की छाया में बैठी थी कि तभी अचानक एक फूल आकर सोना के सिर पर गिरा। जब सोना उस फूल को अपने हाथ में लेती है, तो उसमें से 2 तितलियां निकलती हैं। सोना उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो तितलियां उड़ने लगती हैं। सोना भी उनके पीछे भागने लगती है। सोना तितलियों के पीछे भाग रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहा होता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। सोना उसके पास जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वो देखने में काफी डरावना था, जो सफेद कपड़े पहने हुआ था।
सोना उसके पास जाती है। कौन है आप? क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ सुंदर लड़की। लेकिन आप हैं कौन और यहाँ इस जंगल में कैसे आए? मैं विशालगढ़ का राजा अमरदेव हूँ। मैं यहाँ एक बार शिकार करने आया था। मैंने इस जंगल में एक भालू को देखा और उसे अपने तीर से घायल कर दिया। लेकिन वो कोई साधारण भालू नहीं था, बल्कि एक तपस्वी था जो वेश बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं एक सुंदर राजकुमार से एक बुरी शक्ल का बुढ़ा इंसान बन गया और तभी से यहीं इस जंगल में कैद हूँ। मैं कई सालों से बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। न जाने कब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? हाँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और सोना वही उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ की टहनी से एक पत्ता तोड़ लेती है। विशाल पेड़ के पास वाली नदी से उस पत्ते में पानी भरती है और उस बूढ़े के पास जाती है। ये लो, तुम ये पानी पी लो। बूढ़ा जैसे ही वो पानी पीता है, अचानक से एक सुंदर युवक के रूप में बदल जाता है। अरे, मैं तो अपने पुराने रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर लड़की। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। राजकुमार अमरदेव, तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। सोना एक साफ दिल की लड़की है जिसके हाथ से पानी पीकर तुम दोबारा से अपने असली रूप में आ गए हो। अब तुम ही सोना को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हें मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी सोना की तरह एकदम साफ है। हे जादुई पेड़, क्या अब हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? लेकिन कैसे? मेरे सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल से उस पार पहुंच जाना। उस पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। तभी पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक बहुत सुंदर नाव आ जाती है। ये नाव तुम्हें उस पार पहुंचा देगी मेरे बच्चों। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो सोना और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा सोना। लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में नहीं बताना सोना। मैं एक रहस्यमयी पेड़ हूँ। मेरी इस जादुई नगरी के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता लगना चाहिए। ठीक है रहस्यमयी पेड़, मैं कभी किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और न ही तुम्हारी इस जादुई नगरी के बारे में किसी को बताऊंगी। पेड़ अपनी उदास भरी आंखों से दोनों को विदा करता है। इसके बाद दोनों उस नाव में बैठते हैं और फिर से अपने गांव में आ जाते हैं। वो राजकुमार सोना को उसके घर लेकर जाता है। तभी धनी राम अपने घर में उदास बैठा होता है। सोना को देखते ही, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? जंगल में से अपनी बहनों को छोड़कर मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सोना को देखकर उसकी बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे उषा दीदी, ये कैसे वापस आ गई? अब ये पिताजी को सब बता देगी कि हम दोनों इसे जंगल में छोड़कर आए थे। अब पिताजी तो हमें घर से ही निकाल देंगे। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं डर के मारे जंगल से आगे निकल गई थी। इसमें उषा और पीकू दीदी की कोई गलती नहीं है और इस जंगल से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जंगल से इस राजकुमार ने ही मुझे निकाला और यहाँ आपके पास लेकर आ गए। ये सब बातें उसकी बहनें सुन रही थीं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उषा और पीकू सोना के पास आती हैं। हमें माफ कर दो प्यारी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं। इसके बाद तीनों बहनें गले मिलती हैं। हे राजकुमार,
तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी को जंगल से निकाल कर लाए हो। तुम्हारी वजह से ही सोना हमें दोबारा मिल पाई है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए सोना की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी सोना से विवाह करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं सोना से ही विवाह करूंगा। सोना बहुत साफ दिल की और अच्छी लड़की है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर सोना मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद बड़ी धूमधाम से सोना और उस राजकुमार की शादी की जाती है और सोना हंसी खुशी राजकुमार के साथ उसके महल में रहने लगती है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है।